किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह एक्सेलेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड खन्ना की तरफ से हम काफ़ी सालों से साइलेज, हेज और दूसरे चारा बेस्ड जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में ही नहीं, सारे पंजाब में, सारे इंडिया में जो आवारा पशु हैं, जो इनफर्टिलिटी है, चाहे न्यूट्रिशनल की वजह से है, चाहे क्लिनिकल है, तो उससे आवारा जानवरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसान भी परेशान है, इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, नेशनल लॉस हो रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी कंपनियां, काफ़ी गवर्नमेंट्स सिंसियरली कुछ काम कर रहे थे। तो जेके ट्रस्ट उनमें एक है जो सबसे पहले 98 से काम कर रहा था, और अभी जो है उसमें हमने एम्ब्रियो का और दूसरी चीज़ों का काफ़ी उसमें डेवलपमेंट किया। दुनिया के जो दूसरे डेयरी डेवलप कंट्री हैं, इज़राइल, डेनमार्क, अमेरिका, तो वहाँ ये तकनीक जिसको हम कॉमन मैन लैंग्वेज में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं, वो हुई है। तो सेक्स सीमन के बाद ये चीज़ें अब इंडिया में काफ़ी प्रचलित हो रही हैं, काफ़ी डेयरी फार्मों पे आई हैं, पंजाब में डेयरी फार्मों पे आई हैं, हरियाणा में, दूसरी जगह पे। किसानी की मुश्किलों में चलते हुए जो नफ़ा नहीं आ रहा, जो हम मौजूदा टाइम में देख रहे हैं, दिल्ली में किसान भाई काफ़ी देर से जदोजहद में हैं। तो फसल एक भगवान के सहारे है, फसल मौसम के ऊपर है, लेकिन डेयरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें घर का हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें हर एक आदमी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। डेयरी में कंसिस्टेंट इनकम है, बशर्ते आप उसमें कुछ चीज़ें कंट्रोल कर पाते हैं। और अभी हमें जो टेक्नोलॉजी की आशीर्वाद, टेक्नोलॉजी की ब्लेसिंग है, उसके तहत हम इन चीज़ों पे काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अब डेयरी वो पहले जैसा राम भरोसे पे नहीं रहेगा, भी नार आएगा या मादा आएगा। तो उसमें अभी जो है डेयरी के सारे जो प्रॉफिट हैं या उन चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मेरे साथ जेके ट्रस्ट से मेरे दोस्त जो काफ़ी उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो वो स्पेशल पंजाब आए हैं। हम जो पंजाब के उत्तरी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, JK, HP, तो वहाँ इन चीज़ों को जोर लगा के इनके साथ देखेंगे डेयरी फार्मरों को मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों को फ़ायदा कैसे हो। तो मेरे दोस्त मिस्टर पूनम सैन जी, तो वो आपको इसके बारे में ब्रीफ बताएंगे, आपको रूबरू होंगे। जी सर। नमस्कार सारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं पूनम सेन, डिविजनल प्रोजेक्ट मैनेजर जेके ट्रस्ट बॉम्बे। जैसा कि सिंह साहब ने अभी बताया कि किसानों को जो आर्थिक फ़ायदा है वो खेती के अलावा पशुधन ही है, जिससे हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसी क्षेत्र में काम करते हुए जेके ट्रस्ट, जो कि एक पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संस्था है, जो पूरे भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भदान पर कार्य कर रही है। और कृत्रिम गर्भदान, जिसे कि आप AI के नाम से ज़्यादा जानते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जेके ट्रस्ट ने पिछले 20 सालों से काम किया है सरकार के साथ, और शैक्षिक तौर पर भी उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। पंजाब में 2012 से 2021 तक 20 तक लगातार कृत्रिम गर्भदान में पंजाब में जेके ट्रस्ट ने कार्य किया, जिसमें अमृतसर, फिरोजपुर, मुक्तसर, गुरदासपुर और होशियारपुर, रोपड़, लुधियाना, मोहाली, इन क्षेत्रों, इन जिलों में कृत्रिम गर्भदान के मिल्क फेड और वाटर शेड एजेंसी के साथ मिलकर के
कृत्रिम गर्भदान केंद्र स्थापित किए। कृत्रिम गर्भदान जो केंद्र स्थापित किए उसमें लोकल जो इंसेमिनेटर्स हैं, लोकल जो यूथ है उसको हमने अपने साथ लिया, क्योंकि जेके ट्रस्ट का जो मूल उद्देश्य है वो लोकल रिसोर्सेज को बढ़ावा देना है। तो उसमें हमें जो लोकल एरिया के 10 या 12 पढ़े लिखे नौजवान जो कि इस काम करने के चाहवान थे, उनको हमने ट्रेंड किया। हमारे ट्रेनिंग सेंटर गोपाल नगर छत्तीसगढ़ में जेके ट्रस्ट का कृत्रिम गर्भदान का सेंटर है, वहाँ इन इंसेमिनेटरों को ट्रेनिंग दिलवाई और इन इंसेमिनेटर के माध्यम से पंजाब के इन जिलों में हमने कृत्रिम गर्भदान सेवाएं किसानों के घर तक पहुंचवाई। हालांकि पंजाब में पहले से ही कृत्रिम गर्भदान का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे और उनके कार्य में यही फर्क था कि जहां पहले से जो काम कर रहे हैं वो जिस तरह का सीमन यूज़ कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग या उसका जो ब्यौरा है वो उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है। जबकि जेके ट्रस्ट ने जिन जिन जिलों में काम किया उसमें जिन किसानों के उन्होंने एआई की, उन एआई से जो बच्चे आए, काफ पैदा हुए, उन काफ के टैगिंग हुई और उस टैगिंग के बाद उसमें हिफर होकर के फिर उसमें एआई हुई, उसका भी रेगुलर इसका रिकॉर्ड रखा गया और ये सारा रिकॉर्ड मिल्कफेड डिपार्टमेंट को दिया गया। और वाटरशेड जो भूमि एवं जल संभाग विभाग है उसकी ओर से हमारे को ये प्रोजेक्ट मिला था, उस विभाग को भी हमने ये सारी सूचनाएं रेगुलर दी। इससे ये फर्क पड़ा कि जो पंजाब में जो पशुधन है, जिसमें कि जो हालांकि पंजाब बाकी स्टेट से काफ़ी एडवांस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो किसान है उसको लोकल जो रिसोर्सेज हैं, जो कि लोकल लेवल पर जो वर्क कर रहे हैं, उसमें उनकी जो सीमन की जो गुणवत्ता है या उसके जो रिकॉर्डेड है, इसके बारे में जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है। इसके लिए जेके ट्रस्ट ने जब ये सेंटर एस्टैब्लिश किए तो उसके माध्यम से लोगों में ये जागरूकता आई और उन्होंने अपने जो पशुधन है उसकी ब्रीडिंग का रेगुलर रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया। तो ये तो सर कृत्रिम गर्भदान की एक सेवा हुई जेके ट्रस्ट की। जेके ट्रस्ट ने इसमें काफ़ी काम किया है और लाखों की संख्या में उन्होंने पूरे देश के अंदर इंसेमिनेटर तैयार किए हैं। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हम कंटिन्यू उनके साथ सिर्फ 4 या 5 साल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान उनको इतना आत्मनिर्भर बना देते हैं कि हमारे टर्मिनेशन के बाद वो लड़के स्वयं के स्तर पर उस कार्य को कंटिन्यू करते हैं। और आज भी पंजाब में हमारे जेके ट्रस्ट के जो एआई इंसेमिनेटर है वो आज भी रेगुलर अपना कार्य उसी तर्ज पर कर रहे हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में हमारे जो सीईओ साहब हैं डॉक्टर श्याम जंवर जी, उनका जो मेन उद्देश्य सिर्फ कृत्रिम गर्भदान तक की सीमित नहीं था। उनका ये मानना था कि अगर किसानों को अगर वास्तविक अगर फायदा पहुंचाना है पशुधन में, तो हमें पशुधन की नस्ल तो सुधारनी ही एक मुख्य मुद्दा है, लेकिन कृत्रिम गर्भदान या एम्ब्रियो ट्रांसफर जो टेक्निक है ईटी, इसके माध्यम से अगर हम नस्ल सुधारेंगे तो इसके सुधार में काफ़ी लंबा टाइम व्यतीत होगा और इससे पशु जो किसान एडवांस है जिस तरह पंजाब के, उनको 1 या 2 पशुओं से इस ब्रीडिंग का फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी संदर्भ में वो एक नई टेक्निक IVF इन विट्रो फर्टिलाइज, जिसे कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, जिस तरह ह्यूमन के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी का शुरुआती तौर पर इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन अगर आज हम देखें तो वही टेस्ट ट्यूब बेबी ह्यूमन के अंदर काफ़ी प्रचलित है और बहुत ही कम रेट पर आज वे लोग जो कि संतान नहीं प्राप्त कर सकते थे, आज वो संतान प्राप्त कर रहे हैं। इसी तर्ज पर जेके बोवाजेनिक्स, जेके ट्रस्ट और जेके बोवाजेनिक्स एक ही है। जेके बोवाजेनिक्स है वो IVF क्षेत्र में काम कर रहा है पशुधन के। IVF टेक्नोलॉजी जो सीईओ साहब हमारे जो श्याम जंवर जी हैं, ये ट्रेनिंग लेकर के आए ब्राज़ील से और उनके साथ उन्होंने
उनके प्रशिक्षित यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रेनिंग लेकर के आए और उसके माध्यम से उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइज इन कैटल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में इन्होंने काम किया और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की। और पंजाब में भी रोडे डेयरी फार्म पर भी आईवीएफ का काम किया गया, बीकानेर में चाइल्ड डेयरी फार्म पर, गुजरात में, हरियाणा के फतेहाबाद में डेयरी फार्म पर आईवीएफ का काम किया और इसमें सफलतापूर्वक उनको परिणाम भी मिले। शुरुआती तौर पर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी थी कि एक आईवीएफ करने के लिए एक किसान को कम से कम 50 या 60 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी में जिस तरह सुधार हुआ और जहाँ भी जो चीज़ें मिनिमाइज़ की जा सकती थी जिससे कि कम पैसे से अधिक फ़ायदा कैसे लिया जाए, उसी तौर पर आज जो आईवीएफ की जो टेक्निक है जो कि पहले 60 हज़ार रुपये में पड़ रही थी, हम अब 30 हज़ार रुपये फार्मर के घर पर ये टेक्नोलॉजी पहुंचा करके कंफर्म प्रेगनेंसी 2 महीने की करके देते हैं। मतलब जेके ट्रस्ट जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी दे रहा है इसमें ये फ़ायदा है कि अगर हम कृत्रिम गर्भधान की बात करें, एआई की बात करें, तो एक टाइम में एक पशु है वो अपने जीवन काल में 9 या 10 बच्चों को जन्म दे सकता है। लेकिन वहीं आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हम उस पशु से एक साल में 20 या 25 बच्चे ले सकते हैं। अगर इसमें जो फार्मर अपना हर्ड तैयार करना चाहता है, जैसे कि क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 1 या 2 पशुओं के सुधार से नस्ल सुधार नहीं हो सकता या किसान को उस लेवल पर फ़ायदा नहीं हो सकता है। ठीक है, छोटे स्तर के जो किसान हैं उनके दूध की जो उत्पादकता है वो घरेलू जो ज़रूरतें हैं उनको अगर पूरा करना है 1 या 2 पशु से हो सकती है। लेकिन अगर वो बिजनेस लाइन में अगर वो अपना काम करना चाहे कि मैं इसे एक व्यापार के तौर पर मैं काम करूं, तो उसे अपने अच्छे पशुओं का हर्ड तैयार करना ही पड़ेगा। उस अच्छे पशुओं का हर्ड तैयार करने के लिए कम से कम आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो 1 साल में भी अपने बढ़िया नस्ल की कम से कम 20 या 25 गायें वो तैयार कर सकता है। इसके लिए जो डोनर जो काऊ है या बफलो है, बफलो में भी जेके बोवा जेनिक्स ने काम किया है। तो कैटल है या बफलो है, उसके जो डोनर्स हैं उससे oocytes निकाल करके और उन्हें हमारे जेके ट्रस्ट की आईवीएफ लैब है जो एक वैन लैब है जो कि किसान के घर पर ही हम ले जा करके और उसके घर पर ही ये सारा प्रोसीजर हम कंप्लीट करते हैं और उसी में ही ये एम्ब्रियो तैयार करके और जो रिसिपेंट काऊ या बफलो है उसके अंदर इंसेमिनेट करते हैं। और उस तरह से अगर एक फार्मर के पास अगर बढ़िया नस्ल की अगर गाय है, अगर डोनर उसके पास है, तो उससे हम oocytes है कलेक्ट करके और उनके जो रिसिपेंट्स हैं उनमें हम इनको इंसेमिनेट कर देते हैं। अगर उनके पास बढ़िया डोनर नहीं है तो हमारे पास फ्रीजन किए हुए एम्ब्रियोज हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने जेके बोवा जेनिक्स में ये भी एक सहूलियत दी है कि अगर कोई फार्मर अगर ये चाहे कि मैं आईवीएफ में मेरे पास जो पशु है उससे मैं सिर्फ इसके जो oocytes या ओवा निकाल करके और मैं फ्रीज करके रखना चाहता हूँ, मैं अभी ये इनको इंसेमिनेट नहीं करवाना चाहता, तो हम उनको ये तैयार करके भी दे देते हैं। और कुछ कंडीशन में अगर ये भी है कि जेके बोवा जेनिक्स है वो अगर फार्मर कोई भी उसमें कॉस्ट अगर नहीं खर्च करना चाहता और उसके पास अगर बढ़िया डोनर है तो हम 50-50 पर भी काम करते हैं कि अगर आपने जैसे कि oocytes से जो भी एम्ब्रियो तैयार हुए उसमें से 50% एम्ब्रियो फार्मर को और 50% जेके बोवा जेनिक्स है वो उसको रखता है। अगर उनमें से भी अगर आपने फार्मर चाहता है कि उसके जो रिसिपेंट्स को अगर हम इसमें इंसेमिनेट करें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह आईवीएफ एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें शुरुआती तौर पर इतना जो अच्छे फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो इस चीज़ को अपनाने के चाहवान हैं और इस संबंध में वो संपर्क भी कर रहे हैं। सिंह साहब भी इसमें काफ़ी अच्छा रुचि ले रहे हैं और इन्होंने हमारे सीईओ साहब से भी इस स्तर पर
काफ़ी गहनता से विचार किया है और इस काम को पंजाब में बढ़ाना चाहते हैं। तो हम भी आप सभी से यही गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा IVF की जो टेक्नोलॉजी है इसको अच्छे से समझें और अपने पशुधन को बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो आप ये के कंपनी की तरफ से ये पहले ये बताइए कि चैरिटेबल है या प्रॉफिटेबल? नहीं, JK ट्रस्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कम्प्लीटली चैरिटेबल है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम काम करते हैं। हमारे को इसमें कोई भी इनकम जनरेट का वो नहीं है। हमारे को जो कॉस्ट में, जैसे हम शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि ये 50-60 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ रहा था। अब आप पूछेंगे 50-60 हज़ार रुपये उस टाइम पड़ रहा था, आज 30 हज़ार क्यों पड़ रहा है? तो सर इसके पीछे बेसिक कारण ये था कि जो हम इनको पशु को जो IVF करते हैं उससे पहले जो सिंक्रोनाइज करते हैं उसमें जो मेडिसिन देते हैं वो पहले हम एक्सपोर्ट करके बाहर से मंगवा रहे थे। उस लेवल की मेडिसिनें काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी, लेकिन वही मेडिसिनें अब हम लोकल लेवल से हमारे को अवेलेबल हो रही हैं, तो ये जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ है। इसके पीछे मेन मोटो यही है। तो सर, आपने एक ये बात कही है कि एक गाय से 25 से 30 बच्चे, वो कैसे पॉसिबल है? एक पेट में 25-30 बच्चे कैसे हाँ सर, रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी जिज्ञासा बहुत ही अच्छी है। मैं समझ गया सर आपकी बात। मैं भी आपकी तरह जब सर शुरू में IVF के बारे में सोच रहा था तो मेरे भी यही दिमाग में था कि एक गाय 20-25 बच्चे कैसे देगी। तो सर इसमें ऐसा है कि जो डोनर काऊ है, जो इलिट काऊ है, जिसके करेक्टर्स हमने देख रखा है, जैसे हमारे पास साहीवाल है 40 लीटर की है या 18 या 20 लीटर की दूध की साहीवाल गाय है आपके पास या इन फार्मर के पास। अब वो एक गाय आपके पास है जिसकी आपने पूरी सायर हिस्ट्री आपके पास है, इसकी नानी का, इसका माँ का, और इसके पेडिग्री में कितना कितना मिल्क रहा है, ये आपको पता है। लेकिन सर वो आपके जो कैटल का एक ग्रुप है उसके अंदर आपके पास वो एक ही गाय है, ठीक है सर। अब आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी, मेरे पास अगर 10, 15, 20 गायें हों तो मैं मतलब बाकी गायों के कंपैरिजन में मैं अच्छा मतलब इससे प्रॉफिट दूध भी ले सकता हूं और मैं बिजनेस भी कर सकता हूं। तो सर हम उस काऊ की बात कर रहे हैं, इलिट काऊ की। वो इलिट काऊ है। अब सर उसका जब एक्चुअल में उसके जो डोनर काऊ है उसके हम एस्पिरेशन से एग कलेक्ट करते हैं, ओवा जो है वो कलेक्ट करते हैं कि क्योंकि जो एनिमल है उसकी जो हीट, जो 21 दिन का हीट होता है, उसके अंदर जो एग्स हैं वो 1 या 2 नहीं होते हैं, उसमें 15-20 एग मतलब उसकी जो ओवरी है उसमें से हम इसको कलेक्ट करते हैं हार्मोन्स दे करके, उन एग्स को लेकर के, और हमारे जो वैन है उसके जो इंक्यूबेटर सिस्टम है उसमें रख करके और सीमन से उसको फर्टिलाइज करवा के सभी एग्स को अलग अलग, और उससे जो एम्ब्रियो तैयार होते हैं वो अलग अलग रिसिपेंट्स में हम उनको इंसर्ट करते हैं। सेम उस काऊ में प्रेगनेंसी नहीं आएगी जो आप इलिट का कह रहे हैं, इलिट, लेकिन करेक्टर बाकी रिसिपेंट्स में हम जब इंसर्ट करेंगे तो करेक्टर सारे उस इलिट काऊ के आएंगे, न कि रिसिपेंट्स के कोई करेक्टर नहीं आएंगे। तो उसी काऊ जैसे 25 काऊ के अंदर यस जैसे 25 काऊ से अलग अलग बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन उसकी नस्ल जो होगी उसी पे डिपेंड होगी, उसी इलिट काऊ की ही होगी। जैसे ह्यूमन में सरोगेट मदर्स जो यूज करते हैं उसी तरह इसमें रिसिपेंट्स जो काऊ हैं उनको यूज किया जाता है। वो चाहे किसी नस्ल की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ बच्चे को तैयार करती है और वो डिलीवर करती है। अगर एक HF गाय में वो रख देंगे हम सीमन, हाँ, तो वो देसी गाय जो देसी साहीवाल है वही साहीवाल बच्चा देगी? बिल्कुल साहीवाल का ही बच्चा देगी, और ये हमने लिया भी है हमारे फार्म पर भी है। तो कई केसेस में ये भी देखा होगा आपने कि अफेक्ट भी होता होगा, तो कोई डिजीज कोई होती होगी, कोई बीमारी, इसका कोई अफेक्ट, साइड इफेक्ट जैसी आपने? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, जायज़ है कि भी कई बार शुरुआती तौर पर सर ये होता है कि अगर हम कोई इलिट काऊ की बात करें कि फार्मर है उसके पास अच्छी नस्ल की गाय है, अब उस गाय के जो ओवा निकालना है उसके लिए जो टेक्निकल प्रोसीजर जो भी हम यूज़ करते हैं, हार्मोन्स यूज़ करते हैं या और है, उससे फार्मर को लगता है कि शायद मेरी गाय है वो डैमेज नहीं हो जाए या मतलब इसमें ये नहीं हो जाए, लेकिन जो इसमें जो टेक्निक है वो इतनी साफ़ सुथरी या अच्छी है कि हम उसमें बहुत ही
कम चांसेज है, मतलब कि 2 या 3% की भी किसी लेवल पर इस तरह का कोई नुकसान हो, मतलब इंटरनल इंजरी या और ऐसा इस तरह का कुछ नहीं है। नहीं, तो रिपीटेड फर्टिलिटी के ऊपर जा रहे हैं तो कोई इफेक्ट तो होता होगा उससे। नहीं सर, रिपीटेड फर्टिलिटी में सर मैंने बताया कि जैसे एलिट काऊ है हमारी, जो एक अच्छी नस्ल की गाय है, आपने एग्जांपल दे दिया साहिवाल का। हाँ हाँ, तो जैसे साहिवाल जो हमारी जो नस्ल की जो गाय है, जो मैंने बताया ना सर कि इसको आईवीएफ की टेक्नोलॉजी को हम उसी लेवल पर ही, जैसे जैसे मान लो कि हमारी एलिट काऊ है और वो बार बार रिपीट हो रही है, वो हुण अब वो सू नहीं रही है और हम उसके बच्चे ले नहीं सकते, तो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी से ही आप उसके अलग अलग बच्चे आप ले सकते हैं। और दूसरा सर, जैसे कि जेके बोवा जेनिक्स ने के पास तो जब हमारे सीईओ साहब ने इतना मतलब पूरे विश्वास के साथ ये बताया है कि भी हम 2 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी देते हैं, उसका ही 30,000 रुपये लेते हैं। अगर एनिमल प्रेग्नेंट ही नहीं हुआ और हुआ तो फार्मर का कॉस्ट भी नहीं लगा, उसमें जो भी हार्मोन्स के या जो भी इंजेक्शन हैं या जो ड्रग्स हैं जो दिए जाएंगे, वो सारे सर जेके बोवा जेनिक्स पे उसी दिए जाएंगे। इस इलाके में आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि तुम काम करेंगे यदि किसी ने करवाना नहीं, जैसे हमारे साथ जैसे डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी जिन्होंने संपर्क किया हैगा, जिस तरह प्रोग्रेसिव फार्मर जो भी जेके ट्रस्ट के साथ जुड़ के काम करना चाहे, जेके ट्रस्ट के साथ जुड़ के काम करना चाहे, तो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि हमें, लेकिन हम इसमें एक आईवीएफ में सर एक ये है कि सिंगल फार्मर के लिए ये काम नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कि सिंह साहब कहें कि मेरे पास 2 फार्मर हैं और वो मतलब आईवीएफ करवाना चाहते हैं, तो सर 2 फार्मर के लिए जेके बोवा जेनिक्स अपनी टीम या जो साइंटिस्ट है या लैब जो है जो ऑन डोर फार्मर जाएगी, वो नहीं आ सकती। कम से कम कि जैसे कोई अपनी काऊ से एग देना चाहता है तो क्या आप उसको कुछ पे करते हैं? जिसके पास अच्छी नस्ल की गाय है, मान लीजिए किसी के पास 20-25 लीटर वाली साहिवाल है, ठीक है जी, तो अगर वो आपको पता चलता है तो क्या आप उससे एग कलेक्ट करने के लिए कुछ पेमेंट भी करते हैं? 5,000 रुपये पर ओपीयू का हम देते हैं किसान को। अगर उसके पास गाय है, वो चाहता है कि भी इसमें आप ये ओवा है वो आप ले सकते हैं, तो हम उसमें ओवा लेने के लिए क्या है कि एस्पिरेशन जितनी बार किया जाएगा उतनी बार के ही उसको 5,000 रुपये पर एक एडिशनल इनकम है फार्मर। दिए जाएंगे। ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात हो सकती है जिनके पास बढ़िया गाय है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास अच्छी नस्ल की गाय है, जो साहिवाल है या हाँ जी। और जो हमारी देसी नस्ल की गाय जितनी भी है, बिल्कुल बिल्कुल, साहिवाल वगैरह जो भी गाय है, हाँ जी, उनको फायदा हो सकता है किसानों को। बिल्कुल सर, जरूर हो सकता है मेल फीमेल का है कुछ control सर। का? मेल फीमेल का इसमें ये है कि आईवीएफ में मेल फीमेल का तो सर इसमें हम अपनी चॉइस रख सकते हैं, और ज़्यादातर किसान हैं जब आईवीएफ की ओर जब बात आती है या आईवीएफ की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो हमेशा फीमेल का ही चाहता है। तो सर आईवीएफ के अंदर जब हम जो इसमें ओवा जो कलेक्ट करते हैं और उससे जो एम्ब्रियो तैयार करते हैं, तो उसमें हम सेक्स सीमन ही यूज करते हैं, और सेक्स सीमन की जितनी परसेंटेज मेल और फीमेल के आने की है उतनी ही वहाँ रहती है। जैसे सेक्स सीमन का आज की डेट में 90% के आसपास ये चांस रहता है कि अगर सेक्स सीमन है तो फीमेल काफ़ी आएगा, लेकिन 10% फिर भी है कि मेल आ सकता है, तो वो ही परसेंटेज तो वहाँ वो रहता आईवीएफ में भी वैसे ही आएगा। है, वो ही आएगा सर। परंतु वो है कि वो जो मेल होगा वो अच्छी नस्ल का होगा तो आगे जाके स्वाभाविक, किया जाएगा। बिल्कुल सर, उसको सीमन बैंक बुल तैयार किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि इसमें फार्मर अपनी चॉइस के मतलब जो सीमन का सिलेक्शन कर सकता है कि आप है ना मेरी इस इलिट काऊ का एग आप लीजिए, और इसके लिए मैं जो इसका जो सीमन है मैं बाहर से परचेज करके ला के दूंगा, आप उससे मतलब इसको फर्टिलाइज करना है तो हम उसमें फर्टिलाइज कर देंगे। कुछ लोग सीमेंट को स्टोर करने की बात कर रहे थे, आप जैसे करना चाहे तो कर सकते हैं फॉर लेटर इन सर्टिफिकेट। यस यस, है ना? हाँ जी, सर क्या सर्टिफिकेट, सर हाँ उसी- जी, हाँ हाँ। तो उस केस में कॉस्ट क्या बनती है? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि जब एम्ब्रियो को जब हम स्टोर की जहाँ पर बात आती है, क्योंकि देखो जब कोई फार्मर इसके लिए तैयार होता है कि भी मैंने आईवीएफ करवाना है, तो सर उसमें
चीज़ें हैं कि या तो वो आईवीएफ करवाएगा, उसके पास रिसिपेंट काउ तैयार है कि ये डोनर काउ है और ये रिसिपेंट है, यहाँ से निकालो और यहाँ मेरे रिसिपेंट में आप इंसेमिनेट कर दो। एक ये होता है कि मेरे पास रिसिपेंट तो एक ही है, जबकि मैं उससे ओवा कलेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो उसमें से वो बोलता है कि भी मेरे जो एम्ब्रियो हैं उनको मतलब फ्रीज कर देना आप, बाकी मैं जब मेरे पास रिसिपेंट होंगे तब मैं करवा लूँगा। तो उस कितने टाइम तक वो लॉन्ग टाइम सर, वो सीमन की तरह ही, जिस तरह सीमन हमारा जो 0.05 ml की स्ट्रा में जब उसको हम रखते हैं, उसी तरह जो एम्ब्रियो है वो 0.25 ml की स्ट्रो के अंदर ही, जिस तरह लिक्विड नाइट्रोजन में हम सीमन को हजारों करोड़ों वर्षों तक जब तक कि उसका लिक्विड नाइट्रोजन लेवल मेंटेन करके रख सकते हैं, उसी तरह एम्ब्रियो को हम जब तक हम उसका लेवल मेंटेन करके रखेंगे, हम हमारे एम्ब्रियो से कभी भी उसके तो बच्चे इसका कॉस्ट क्या रहेगा? कॉस्ट कितना है? नहीं। इसमें अगर मान लो कि कोई अगर फ्रीजिंग भी करवाना चाहता है और फिर वो एआई इंसेमिनेट भी करवाना चाहता है, तो उसका 40,000 है पर प्रेगनेंट। एम्ब्रियो पर How much है? नहीं, वो 30,000 तो सर उसका वही हुआ, और 10,000 5,000 पर मतलब उसका रिसिपेंट का चार्जेज है। जैसे मान लो कि उसके स्टोरेज के लिए अगर हम अलग से नहीं, वो हम उसमें हम आपको तैयार करके दे देंगे ना, तो आप उसको अपने Storage आपकी। आप स्टोरेज कर सकते। स्टोरेज में कुछ नहीं है सर कि आपको TA-55 या जो बायोलॉजिकल एल्यूमिनियम के जो अपने जो कंटेनर आते हैं, उनके अंदर आप इनको स्टोरेज कर सकते हैं, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल करके, जिसी तरह बाकी हम सीमन का जो प्रिजर्व करते हैं उसी तरह एम्ब्रियो को प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ जी, आप रख सकते हैं आराम से। ऐसा थोड़ा क्वेश्चन ਸੀ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 9914338223 क्योंकि डॉक्टर हरिंदर सिंह। हाँ, पंजाब में जो भी किसान डॉक्टर हरिंदर सिंह जी से अगर संपर्क करके आईवीएफ टेक्नोलॉजी की ओर काम करवाना चाहता है, इनसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये रेगुलर हमारे संपर्क में है। और जिस तरह भी इनके पास अगर अच्छे फार्मर्स के ग्रुप तैयार हो जाते हैं, हम हमारी साइंटिफिक टीम है वो यहाँ भेज देंगे, और फार्मर के डोर स्टेप पर ही हम ये काम का प्रोसीजर कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि फार्मर के जो ग्रुप हैं वो एक ही घर या एक ही परिवार के हों, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप सराउंडिंग 8-10 किलोमीटर एरिया में भी अगर आपके 8-10 फार्मर अगर तैयार होते हैं, तो भी हमारी जो मोबाइल वैन है वो एज पर मोमेंट उस क्षेत्र में काम कर सकती है। आपने बताया कि चैरिटेबल है ये सारा का सारा चार्ज। हाँ जी, तो है ही है। हाँ जी। सारे के ऊपर कि आप इसमें गवर्नमेंट की कोई फंडिंग आपको नहीं, हमें सर इसमें कोई अभी रिटर्न मोटिव क्या है? सर इसमें अभी हमें इसमें कोई ज़्यादा फंडिंग तो इसमें अभी नहीं मिली है, लेकिन अभी सेंटर गवर्नमेंट है वो मतलब आईवीएफ में कन्फर्म प्रेगनेंसी जो सेंटर के जो फार्म है, जिस तरह सूरतगढ़ के अंदर हमारा CCBF का फार्म है, उसमें मतलब कन्फर्म प्रेगनेंसियाँ हमारे को देनी है, 300 प्रेगनेंसियाँ कन्फर्म करके देनी है। उसी तरह कंट्री के मतलब कुछ और फार्म्स हैं जहाँ पर हमारे को गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है कि आप आएँ और इन फार्म में हमारे पास जो हमारी लैब है उसमें आप ये जो IVF का जो टेक्नोलॉजी है उसको आप गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई पॉलिसी रही होगी, वो भी तो कर रहे होंगे। जेके ट्रस्ट है नॉन ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ CSR ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਫੰਡਸ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਨਫਰਮ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਕਸ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਮਤਲਬ 3 ਲੱਖ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CSR ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कैलकुलेटेड कॉस्ट जी करते हैं तो 50,000। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जेके ट्रस्ट का एक्चुअल मोटिव क्या है? इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो इंडिया की जो इंडिजिनियस जो हमारी ब्रीड थी, जो पुरानी जो नस्लें थी, साहिवाल, थार पारकर, गिर, इन नस्लों की ओर से हमारा रुझान खत्म हो रहा था। और जबकि बाहर की जो कंट्रीज हैं उन्होंने इन नस्लों को सुधार लिया,
और हमारे यहाँ ये पिछड़ती चली गई और हम विदेशी नस्ल यहाँ ले आए, वो एक अच्छा मोटिव था, लेकिन हम सिर्फ नस्ल ही लाए, हम उनकी पॉलिसियाँ नहीं लेकर के आए। पॉलिसियाँ अगर हम लेके आते तो शायद हम उनसे विदेशी नस्ल से बराबर का फ़ायदा ले सकते थे, लेकिन हम सिर्फ नस्ल लाए, पॉलिसियाँ नहीं लाए। हर देश की अलग अलग पॉलिसी होती है। हमारे इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें इंडिजीनियस जो ब्रीड है, हमारी जो देसी जो नस्ल है, उसका अगर बढ़ावा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा होगा और किसानों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा।